हेलो फ्रेंड, डिस्कस करते हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए बायोलॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। और ये इम्पोर्टेंट सीरीज है जो कि यूथ पब्लिकेशन की बुक से ली गई है और इसमें सारे पीवाईक्यू प्रश्न दिए गए हैं। तो वीडियो आप ज़रूर देखें अगर आप टीचर की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो इसमें साइंस के जो पोर्शन जीव विज्ञान है उसके सारे प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे और एक एक करके सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जीव विज्ञान का परिचय और उसकी प्रमुख शाखाएं। तो पहला प्रश्न है कि पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कोशिका भित्ति से। पौधे एवं पशु जंतु कोशिकाओं में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होती है और यह भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और ये पारगम्य होती है। अगला प्रश्न है कोशिका व कोशिका संरचना का विभाजन, कि यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, यानी 256। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में प्रश्न ये पूछी गई थी। अगला प्रश्न है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सही उत्तर होती है 1 जोड़ा। ये भी टीआरई 2.0 में पूछी गई थी, पेपर फर्स्ट में। मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं और मानवों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला तथा पुरुष में समान होते हैं, जबकि 23वें जोड़ी के गुणसूत्र पुरुष तथा महिला दोनों में अलग अलग होते हैं। इनको लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है कि गुणसूत्रों पर जीन डैश की व्यवस्था होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि रैखिक व्यवस्था होती है। गुणसूत्रों पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत में ही व्यापक रूप से चर्चा में रही है। तो इसका सही विस्तारित रूप है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि mRNA का विस्तारित रूप है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। तो सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं होती हैं जिसे WBC कहा जाता है, जो हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। वे हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होता है, जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोसाइट अंगों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा द्विगुणित। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसकी उपयोग करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज की, यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील तथा इसका स्वाद मीठा होता है। अगला प्रश्न है कि पोषक पदार्थ के DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जीन, यानी DNA का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन है। और जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं। जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है, जैसे पुरुष व महिला, लिंग व आँख का रंग इत्यादि। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, यानी कि ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज के कई अणुओं के आपस में जुड़ने से बनता है और ये जानवरों, कवक, बैक्टीरिया में भंडारण ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है
कि श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। आइए विस्तार से पढ़ते हैं कि भोजन के ऊर्जा निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह है एमाइलेज। सही उत्तर सी हो जाएगा, एमाइलेज। यानी एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है और यह लारयुक्त एंजाइम है और मुख में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती है और यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू से होता है और एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम कोबालमीन है। विटामिन एक प्रकार का महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होता है जो उपापचय कार्य तथा उससे संबंधित कमी से होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन में कुल 13 प्रकार के होते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है, जल में घुलनशील बी और सी और वसा में घुलनशील ए, डी, ई तथा के। आइए कुछ विटामिन का नाम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन बी1 को थायमीन, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्बिन, विटामिन सी को एस्कर्बिक अम्ल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टेकोफोरॉल और विटामिन के को फिल्डोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आनुवंशिक के तथा इसके विकास से संबंधित प्रश्न में कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकी को। आनुवांशिका शब्द मुख्य रूप से आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी, जिस कारण उन्हें आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है और अपने प्रयोग हेतु उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। अगला प्रश्न है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवांशिकी कहा जाता है। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचारित होने वाले मौलिक गुण आनुवांशिक गुण कहलाते हैं और आनुवांशिक गुणों के संचरण की प्रक्रिया एवं उसके कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा जॉन वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। 25 अप्रैल 1953 ईस्वी को डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जीव विज्ञानी जेम्स वाटसन तथा भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक को जाता है। इन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया और इन्हें बाद में अपने शोध के लिए मॉरिस विल्किंसन के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि किस गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा जीन मानचित्रीकरण। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रीकरण कहलाता है और इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीन को ढूंढा जाता है। माता पिता से संतानों में लक्षणों के पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकता। यानी माता पिता से उनके संतान में लक्षणों की पहुंचने की प्रक्रिया आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी कहलाती है। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। जीव जगत का वर्गीकरण के संबंध में प्रश्न पूछते हैं कि संघ इकाइनेडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? ये बीपीएससी टीआरई 3.0 प्राइमरी लेवल की जो री एग्जाम हुई थी 20 जुलाई 2024 को, इसमें पूछी गई थी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि संघ इकाइनेडर्मेटा समुद्री जीव होते हैं। इनका शरीर गोल, नालवत और तार सदृश त्रिस्तरीय खंड विहीन होता है और इसमें वास्तविक 2 गुहा पाई जाती है।
अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पादपकारिकी। मोनेरा जगत से प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2.0 में कि मृत जीवों का अपघटक क्या है, वायरस है, जीवाणु है, कवक है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, यानी उपयुक्त से में से एक से अधिक इसका उत्तर सही है। वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जानवरों के अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं, अपघटक डिकम्पोजर कहलाते हैं। विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक का उदाहरण है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं कवक जगत से प्रश्न कि लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता परिस्थिति में क्या कहलाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सहभोजिता। लाइकेंस में शामिल एवं कवक के बीच की परिस्थिति सहभाजिता कहलाती है। शैवाल उन कवकों के खाते हैं जो क्लोरोफिल वर्ण नहीं होते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 23 की अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होती है, किसमें, यीस्ट में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट, यानी कि ईस्ट में। 23 का ए कि मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। इस विधि से शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर और निकलने लगता है, जिसे मुकुल कहते हैं, और यह धीरे धीरे बड़ा होकर जनक जीव से अलग हो जाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होती है। पादप जगत से प्रश्न पूछा गया था कि कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि यांत्रिक उत्तर का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही प्रश्न हो जाएगा यांत्रिक उत्तकों की अनुपस्थिति और वायुतुक की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद बनाता है, और यांत्रिक उत्तकों की अनुपस्थिति जलोद्भिद पौधों को जल में तैरने और विकसित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है, तो सही उत्तर हो जाएगा दलहन। दिए गए विकल्पों में से दलहन एक फलीदार फसल है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया, मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि लैंग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंग हीमोग्लोबिन। लैंग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लैंग हीमोग्लोबिन वर्णन आवश्यक है। लैंग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों में गांठों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें ट्रिलिया ड्रेम्बिट्स कहा जाता है, ट्रिलिया ड्रेम्बिट्स जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए जाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा रूस में। ये 69वीं बीपीएससी प्री में 2023 में पूछा गया था। जंतु जगत से प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है, तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि दादुर, मगरमच्छ, मछली, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। स्तनधारी एवं पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण हैं। मछली, सरीसृप, उभयचर, कीट, टंडे रक्त वाले जानवरों के उदाहरण है। ऑर्निथोलॉजी किसकी अध्ययन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। ऑर्निस मतलब पक्षी और लॉजी का मतलब सिद्धांत। यह पक्षियों के लिए पहलुओं जैसे कि शरीर में आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास स्वरूप, संयोग व्यवहार, आवाज़ के नकल करने की क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन है। और आज की लास्ट प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे की पौष्टिक स्तर का नाम क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि खाद्य एक विशेष वातावरण या आवास में विभिन्न जीवों के मध्य भोजन संबंधी दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला का क्रम है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, निवारक। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में घास उत्पादक शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता हैं तथा द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहने वाले तृतीयक उपभोक्ता हैं। अतः खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे की पौष्टिक स्तर का प्राथमिक उपयोग है।
ये सीरीज फर्स्ट की बायो से प्रश्न थे, कुछ 30 प्रश्न। आगे की नेक्स्ट प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे।